अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम तरीन खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अरबों की तबाही का वक्त अब आ गया है। स्कॉलर्स की जानिब से ये प्रिडिक्ट किया जाता रहा जी कि अरबों की तबाही का वक्त करीब है और वो वक्त अब आन चुका है और ये वक्त ईरान और अमेरिका की वॉर के दौरान आया है। और सबसे पहले अगर किसी की तबाही होनी है ना तो वो यूएई है। ये नोट कर लीजिए, यूएई ने आज पाकिस्तान पर एक बड़ा बम गिराया है और वो ये सोच रहा है कि शायद हम पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से साफ ये जवाब दे दिया गया है कि हम आपके कहने पर इस जंग में नहीं कूदेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव और एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि ट्रंप ने अब बाकायदा तौर पर ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की है एक वीडियो। उस वीडियो में उसने दिखाया कि देखें, ये तेहरान और एक और शहर है, उनको मिलाने वाला पुल है। इस पुल को मैंने तबाह कर दिया है, अब इस पुल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का मतलब क्या है कि अब ईरान की जानिब से भी इसी नोयत का जो जवाब है वो आएगा और खलीजी कंट्रीज जो है, खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, वो इस हवाले से अब तैयारी कर लें। इसके साथ ही जी अमेरिका के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ट्रंप ने आज अपने ही एक अहम ओहदे पर मौजूद साथी को बरतरफ कर दिया है। दोनों के दरमियान तूतू महम हुई और ये वो साथी है ट्रंप का जिसने इवन के अहम तरीन मामलात में ट्रंप का साथ दिया, कुछ फाइलों को भी दबाया, लेकिन उसके बावजूद ये बरतरफी हुई। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा जी। ट्रंप के हवाले से एक किताब इस वक्त अमेरिका में काफी ज्यादा जो है वो नुमाया हो रही है और इस किताब का नाम है द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इसमें ट्रंप को तकरीबन 27 जहनी बीमारियां हैं, ये इस किताब में लिखा गया है जो बाकायदा तौर पर अमेरिका में पब्लिश भी हुई है। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा और फिर पाकिस्तान की सूरत हाल से भी आपको आगाह करूंगा जी कि पाकिस्तान में जो हमारी मुंतखब रजीम है इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। और आज 137 रुपए जो है वो पेट्रोल और 184 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी। आलमी मार्केट में बज़ाहिर तो 110 डॉलर फी बैरल प्राइस है तेल की, लेकिन असल में अगर आप आज बुकिंग करें तो आज आपको ये 141 डॉलर फी बैरल बुकिंग के ऊपर तेल मिल रहा है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरबों की तबाही का जो आगाज है वो हो चुका है। यूएई की जानिब से जी पाकिस्तान से अपने 2 अरब डॉलर मांग लिए गए हैं और वो ये कहते हैं कि अब हम मजीद रोल ओवर नहीं करेंगे, आप हमें पैसे दें। अब ऐसा क्यों दुबई ने किया, कुछ चीजों का हम जायजा लेते हैं जी। कुछ विजिट्स भी पाकिस्तानी आला जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से दुबई के किए गए, वहां पर मनाने की भी कोशिश की गई कि आप ये पैसे रोल ओवर कर दें, हमसे वापस ना लें, लेकिन यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये पैसे पाकिस्तान से वापस मांग लिए कि नहीं, हमें आप ये पैसे वापस दें। अब नाज़रीन 2 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात को सामने रखा जाए तो उनके लिए कोई बड़ी ये कीमत नहीं है। तकरीबन 300 अरब डॉलर के करीब ओवरऑल इस जंग में जो लॉस है ना वो ये अरब कंट्रीज उठा चुके हैं और 120 अरब डॉलर की सिर्फ सरमायाकारी यूएई जो है वहां से निकल चुकी है। बहरहाल जी उनके पैसे उन्होंने वापस मांगे, उन्होंने वापस क्यों मांगे हैं इस पर जी तफसीलात ये हैं कि यूएई जो है उसकी ये ख्वाहिश थी और वो ये दबाव डाल रहा था जी कि चूंकि हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ईरान की जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हों और आप ईरान के मुखालिफ खड़े हों। और कोई इस किस्म की ख्वाहिश थी कि भाई हमारे साथ होने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं तो आपके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, आप क्या करें, आप भी ईरान को इस हवाले से जो जवाब है वो दें। भाई पाकिस्तान क्यों जवाब दे दे। अब इस पर क्या हुआ कि जो यूएई हुकाम है उनकी जानिब से जाहिर सी बात है नाराजगी का इजहार किया गया और वो ये समझ रहे हैं कि वो ये पैसे वापस मांग कर पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई अच्छा तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो अब हम आपके साथ ये करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है। ये आला ज़राए जो है वो दावा कर रहे हैं, बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि ठीक है वो पैसे वापस ले रहे हैं तो हम उनके जो पैसे हैं वो वापस दे देंगे, लेकिन हम अपनी पोजीशन दुबई के हवाले से या दुबई के कहने के ऊपर, यूएई के कहने के ऊपर हम तब्दील नहीं करेंगे और ये पैसे वापस दे दिए जाएंगे। बहरहाल जी एक और पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर एक नेगेटिव खबर मैं इसको कहूँगा या बुरी खबर कहूँगा वो ये है, इसकी खैर अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन यूएई ने अब वीज़ा देना पाकिस्तानियों को बंद कर दिया है। इससे पहले उन्होंने ईरान
کے جو شہری تھے ان کو وہ بالکل بین کر دیا تھا، اور ایون کہ وہاں پر بھی جو ایرانی شہری تھے ان کو جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا تھا کہ آپ جائیں اپنے ملک جو ہے وہ جائیں، یہاں سے اپنے جو بزنسز ہیں وہ بھی ختم کریں۔ تو بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ غرور و تکبر میں اندھے ہونا تو پھر اسی قسم کے سٹیپس آپ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو آج یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ کیا اسے یاد رکھا جائے گا، اور اگر بالفرض وہاں پر ملینز آف پیپل ہیں جی، غالباً کوئی 2 ملین یا 2.5 ملین لوگ ہوں گے، فگر کنفرم نہیں ہے، ذہن میں میرے نہیں آ رہی، لیکن میرے خیال سے 25-1 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے۔ اگر یو اے ای جو وہاں پر پاکستانی موجود ہے ان کو واپس بھیجتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی ایک بڑا پریشر ہوگا، اور وہ شاید اس چیز کو بھی یوز کرے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم جو پرائی جنگ ہے اس میں کودیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم اس جنگ میں کودتے ہیں نا تو بہت بڑی جو تباہی ہے نا وہ آنے جا رہی ہے۔ ابھی تک سعودیہ کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی ہے، سعودیہ نے ابھی تک کچھ مطلب ہے اس جنگ کے اندر بھی ایون کے شرکت نہیں کی۔ امریکہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ایران کو جو جواب ہیں وہ دیں، کیونکہ یو اے ای کی طرف سے تو جو اٹیکس ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال جو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے نا ایران کے انفراسٹرکچر پر اٹیک، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو ایران کا کیپٹل ہے تہران، اور تہران کو ایک اور بڑے شہر سے ملانے والا جو پل تھا اس پل کو تباہ کر کے ٹرمپ نے بڑا پراؤڈلی اس کو شیئر کیا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہ دیکھیں جی ہم نے ایران کا یہ بڑا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کر دیا، اور اگر ابھی بھی ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو مزید تباہی آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 ہفتوں کے اندر یہ کچھ بہت بڑا ایڈونچر، بہت بڑی تباہی پھیرنے جا رہے ہیں ایران میں۔ لیکن اب ایران کا رسپانس کیا ہوگا؟ ایران نے اب تک کی جنگ میں بڑا جو ہے وہ تحمل کا بھی مظاہرہ کیا، لیکن بڑا ٹارگٹڈ جو جواب ہے وہ دیا ہے، جو جا کر ہٹ کیا۔ ابھی تک جو سعودیہ میں موجود ایک طیارے کو تباہ کیا گیا تھا نا، کوئی میرے خیال سے $500 ملین کا تھا غالباً، وہ ابھی تک جو ہے وہ صدمے میں ہے امریکی حکام کے آخر ایک ڈرون سے کیسے ایران نے ہمارے اتنے بڑے طیارے کو نشانہ بنا لیا۔ تو بہرحال جی ابھی آپ نے انفراسٹرکچر کی جنگ چھیڑ دی، اب ایران کی جانب سے بھی جو جواب ہے وہ دیا جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلی تو متحدہ عرب امارات اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ اپنا ڈیفنس کر سکیں۔ ایون کہ بحرین اور کویت جو ہیں ان کی بھی یہ صورتحال ہے، اور اگر یہ مزید بڑھتی ہے تو ایران ان پر بھی قبضہ کر سکتا ہے، یا جو دوسرے کچھ چھوٹے گروپس ہیں جو کہ ایران کا بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا بھی رخ یہاں پر ہوگا۔ اور ایران تو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ جو بحرین ہے وہ تو ویسے ہی ایران کا صوبہ ہے، کیونکہ یہ بحرین اور کویت جو ہے وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہیں۔ تو بہت خطرناک جو صورتحال ہے وہ اس وقت بن چکی ہے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20-25 سال پہلے اسکالرز نے جو یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ عربوں کی جو تباہی ہے وہ آنے والی ہے، وہ اب نظر آ رہی ہے۔ اس جنگ کے دوران عربوں کی جو تباہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہاں سعودی عرب جو ہے وہ فی الحال اس تمام تر معاملے سے بچا ہوا ہے، اور اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے ابھی تک ان کی طرف سے خاموشی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اندر خانے بہت سارا کچھ وہاں پر بھی چل رہا ہو، لیکن ابھی تک وہاں پر خاموشی ہے۔ اگر انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا اور جنگ میں شامل ہو گئے اور وہاں سے بھی اٹیک ہونا شروع ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی جو سچویشن ہوگی نا وہ بہت میٹر کرے گی۔ کیا پھر سعودیہ بھی اگر شامل ہو جاتا ہے تو پھر اگر سعودیہ کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، آپ ہماری سائڈ پر جو ہے وہ آئے، تو تب ہمارا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہ پاکستان کے لیے جی بہت ہی ڈیسائیسو مومنٹ اس وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی صورتحال آپ کو بتاتا چلوں، آج کچھ دیر پہلے، ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کروں تو 1 گھنٹہ پہلے تقریباً پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، 137 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ یوں پاکستان میں 458 یعنی کہ 458 روپیز پر لیٹر پیٹرول سیل ہو رہا ہے، اور جو ڈیزل کی پرائز ہے وہ 520 یعنی کہ 520 روپیز پر لیٹر ڈیزل ہو گیا ہے۔ تو ایک بڑا مہنگائی کا طوفان آپ دیکھیں گے جی پاکستان میں بھی اب آ چکا ہوا ہے۔ پاکستان اب یا پاکستانی عوام اس ساری صورتحال سے کیسے سروائیو کرتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ موجودہ جو یہ جو چنتخب حکومت ہے، نااہلوں کا ٹولہ، آج ان کی نااہلی ثابت بھی ہو چکی ہے۔ پہلے ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ نااہلی کا ٹولہ ہے، انہوں نے کیا کرنا، آج ان کی جو نااہلی ہے نہ صرف وہ ثابت ہوئی ہے بلکہ آج عمران خان صاحب کے بھی وہ الفاظ
यकीनन बहुत सारे लोगों को याद भी आ रहे होंगे, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं तो इनका जो ये जुल्म जबर फसायद कर रहे हैं मैं तो ये सह लूंगा, लेकिन मेरी जो कौम है, जो अवाम है, आप लोग ये नहीं सह पाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि जब 460 रुपए 458 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत होगी तो आपके पाकिस्तान में 50 60 70 हजार रुपए तो जो तनख्वाहें हैं वो दी जाती हैं, और ये भी वो लोग हैं जो मतलब है कि नौकरी पेशा अफराद की बात करूं, पाकिस्तान में कोई 2-2 3-3 5-4 लाख 5-5 लाख तनख्वाहें नहीं हैं, अगर हैं भी तो वो बहुत कोई 1% क्लास होगी जिनकी इस लेवल पर तनख्वाहें हैं। तो वो पेट्रोल पूरा करेंगे, बाकी मामलात पूरा करेंगे, किसान क्या करेंगे, महंगाई कहां पर जाएगी। जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो अपनी अवाम को ये कह रहे हैं कि सख्त वक्त आ रहा है। अगर वो ये समझते हैं कि सख्त वक्त आ रहा है उनके लिए, वो तो डेवलप कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान की क्या जो सूरत हाल है वो होने जा रही है। तो बहुत ही सख्त वक्त है, और इससे कैसे निकलते हैं, मतलब है कि इस वक्त मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी, तो वो इमरान खान साहब की है। क्यों, एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं। मोहम्मद बिन सलमान जब एक एडवेंचर के लिए कुछ सोच रहे थे, या इमरान खान साहब से उन्होंने डिस्कस की थी कि ईरान के साथ कोई करें, तो इमरान खान साहब ने उनको कन्विंस किया था कि नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, और अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ईरान की साइड पर हम खड़े होंगे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इमरान खान साहब का उस वक्त का जो इकदाम है वो आज समझ में आ रहा होगा। और आखिर ये बात क्यों कही जाती है कि इमरान खान साहब आज अगर जेल में है, तो इसमें एक बड़ा जो किरदार है वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट का भी है। क्यों? क्योंकि अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते, इस वक्त पाकिस्तान के वो लीडर होते, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, तो क्या इमरान खान साहब या पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो क्या होती? क्या इमरान खान साहब मतलब है कि सब मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करने में अपना अहम तरीन जो रोल है वो प्ले ना करते? बिल्कुल इमरान खान साहब करते, और मामलात में समझता हूं कि बेहतर हो सकते थे। बहरहाल जी, जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है ये नाअहलों का टोला, और इनसे किसी किस्म की भी आप जो उम्मीद है वो ना रखें, और ये इनकी जो है वो कामयाब सफारतकारी है। अमेरिका वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, आप जो मुज़ाकरात करें, कहां गए आपके मुज़ाकरात, कहां गई आपकी जो सफारतकारी है? दुबई यूएई ने अपने जो पैसे हैं जी वो आपसे मांग लिए हैं। फिर इसी तरह से जी इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं वो भी आपको बताता चलूं जी। खबर ये आ रही है कि 12 नए सूबे बनाने के हवाले से इस वक्त जो कोशिशें हैं ना वो हो रही हैं। अब 12 सूबे पहले आपको बताता चलूं, उनके नाम भी बताता हूं और क्या ये सूबों के हवाले से करने जा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा, 12 नए सूबे बनाने का जो प्लान सामने आया है, इसमें जी सबसे पहले इस्लामाबाद, मगरबी पंजाब, जनूबी पंजाब, बहावलपुर, पोठुहार, कराची, सिंध, मेहरान, बलोचिस्तान, गवादर, खैबर, हजारा, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी जो नाम हैं वो शामिल हैं। तो ये चूंकि सियासतदानों में, पाकिस्तानी सियासतदानों के अंदर ये खबर जो है वो चल रही है कि कुछ को नक्शे दिखाए गए हैं कि इस तरह से हम सूबे बनाएंगे, तो ये 12 सूबे बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। बहरहाल जी, इस पर एक और जो तज्जिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। ये बेसिकली सईद बलोच साहब हैं, उन्होंने ये तज्जिया पेश किया, वो ये लिखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत आजमूदा तरीका है कि मौत दिखाकर बुखार पर सियासतदानों को राजी कर लेते हैं। यहां पर भी यही होगा। एस्टेब्लिशमेंट सूबे तोड़कर नए सूबे बनाने का जो प्लान इनको दिखाती है, इसका मकसद सियासतदानों को डराकर वो मुतालबात मनवाना है जो उनका असल टारगेट होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो प्लान लेकर चल रही है, इसके मुताबिक ऊपर बावर्दी सदर होगा। मुल्क के 38 डिवीजन हैं, हर डिवीजन में एक गवर्नर बिठाने की तैयारी है, और गवर्नर के नीचे बल्दियाती इदारे होंगे। बज़ाहिर दरमियान से सूबाई असेंबलियों और वज़राए आला का वजूद ही खत्म करने की तैयारी है। ये बिल्कुल 1 यूनिट जैसा प्लान है। तो यहाँ पर ये जो प्लान है ना वो बन रहे हैं। मतलब है कि आप ये प्लान तो बना रहे हैं, आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे अगर अवाम बिफर जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान की अवाम की जो सूरत हाल है वो मतलब बदतर से बदतर होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप अभी भी मतलब है दुख भी होता है और हैरानगी भी होती है कि जब ये खबर आई कि भाई 100 के करीब, ज़राए से पहले खबर ये आई कि 100 के करीब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो लोगों ने अपनी गाड़ियां निकाली और पेट्रोल पंप्स पर जाकर लंबी लंबी लाइनें लगा ली कि 12 से पहले हम पेट्रोल डलवा लेते हैं तो हमें जो है वो 100 रुपये कम कीमत पर पेट्रोल मिल जाएगा। और फिर उसके बाद 137 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। यानी कि आप एक और मिसाल से आपको समझाऊं तो ये इस वक्त ये चाह रहे हैं जी कि जूते जो हैं वो आप जरूर हमें मारें, लेकिन जूते मारने वालों की तादाद आप बढ़ा दें ताकि जल्दी जल्दी हमें जूते पड़े और हम वापस जो है वो चले जाएं। यहां तक भी अब खबरें सामने आ रही जी कि गोबर टैक्स भी
अनाउंस कर रही है हुकूमत कि फी गाय जो है वो गोबर टैक्स भी लगाया जाएगा। तो ये इस वक्त इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं जी। आगे चल के जी आपको अमेरिका से भी एक बड़ी खबर देता चलो जी, और ख़बर ये है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। अभी तक इजराइल से खबर है, लेकिन ट्रंप और अमरीकी अटॉर्नी जनरल जो हैं इनके दरमियान ज़रा गड़बड़ हुई है, और इस हवाले से अभी जो तफसीलात हैं मुझे सामने आ रही हैं जी कि जो अटॉर्नी जनरल हैं कुछ ऐसी खुफिया सरगर्मियों में मुलविस थे जो शायद काबिल कबूल नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रंप ने इनको निकाल दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जी। अमेरिका के अंदर भी इख्तलाफात खुल चुके हैं। ट्रंप ऑलरेडी 17% मकबूलियत पर हैं। सबसे गैर मकबूल जितने भी माजी में सदर गुजरे हैं अमेरिका के, सबसे गैर मकबूल इस वक्त ट्रंप हैं। और अगर यही सूरत हाल चलती रही तो मिड टर्म ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा ट्रंप के लिए कि वो मिड टर्म के इलेक्शन जीत जाए। और ये पहली मरतबा होगा अमेरिकन हिस्ट्री में भी कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो एक सिटिंग जो प्रेसिडेंट है वो हार गया है और उसे मिड टर्म के इलेक्शन के बाद ही घर जाना पड़ गया है। तो ये ट्रंप की इस वक्त सूरत हाल है। फिर जी एक और खबर भी आ रही है कि ट्रंप जो हैं उनके हवाले से एक किताब इस वक्त बड़ी डिस्कस हो रही है। उस किताब का नाम है द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के जी 27 और ये एक किताब है जी, किताब का नाम मैंने आपके साथ शेयर किया। ये अमेरिका में ही पब्लिश की गई, वहीं पर जो है वो ये किताब छापी गई, और इस किताब में लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप 27 मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का शिकार हैं। यानी कि इस वक्त अमेरिका पर एक जहनी बीमारी का शिकार शख्स, एक पागल शख्स जो है वो वहां पर बैठा हुआ है, और जो इस वक्त ट्रंप की जानिब से डिसीजन लिए जा रहे हैं वो वाकई ये साबित करते हैं जी कि ये इनको वाकई इतनी जो बीमारियां हैं वो होंगी। 141 $141 फी बैरल इस वक्त आलमी मार्केट में, आज का रेट आपको बता रहा हूं, अगर आप बुकिंग करने के लिए आज जाएं तो फी बैरल $141 जो है वो आपको देने होंगे। हालांकि इस वक्त आलमी मंडी में जो प्राइसेस चल रही हैं वो $110 के करीब है। तो ये $31 इजाफी क्यों? तो वो इस वजह से जी कि जैसे ही अभी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है, अब ईरान जो है वो जवाब भी देगा, और जैसे ये होगा उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो ऑयल की प्राइसेस है ये $200 $250 के पास जो है वो चली जाएंगी, एकदम से ये शूट करेंगी। और जब शॉर्टेज होती है चीज़ों की ना, तो फिर आपको वैसे ही इजाफी प्राइस के ऊपर मिलती है। तो $141 फी बैरल अगर अभी जो ऑयल है आपको मिल रहा है, तो फिर बाद की क्या सूरत हाल होगी उससे भी आप जज कर लें। और अगर 141 अभी है और पाकिस्तान में तकरीबन 460 रुपये हो गया है, तो जब ये 200-250 के ऊपर जाएगा तो ये तो 1500 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में मिलेगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर जो अमीर तबका भी है ना, वो भी ये सकत नहीं रखता कि 1500 रुपये फी लीटर पेट्रोल वो खरीदे। तो तबाही की तरफ, और बहुत बड़ी तबाही की तरफ इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ जो दुनिया है वो जा रही है। और ईरान मतलब है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, लेकिन वो ये जान चुका है कि अपनाए हरम्स जो है वहां पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहां पर कंट्रोल ने ही अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए वो अपनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। राय का इज़हार कीजिएगा जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।